बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडी कैट की इस थर्ड क्लास के साथ आपको मैं वेलकम कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर थर्ड क्लास में हमने ये पढ़ना है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है। आप पार्ट 1 की बुक में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 5 उसका नाम भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो कोर्स कंटेंट लिया गया है वो उसी चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है, राइट। हम देख लेते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में यहाँ पर कोर्स कंटेंट कौन सा है। ये बहुत आसान है। अगर आप वो चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो काफ़ी लेंथी चैप्टर है। उसमें आप पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी देखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, फिर आप मॉडल्स देखते हैं, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल देखते हैं, फिर आप बोहर्स मॉडल के थ्रू रेडियस फाइंड करना, एनर्जी फाइंड करना। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक लंबा सा मतलब चैप्टर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जस्ट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अब ये जस्ट उसने कोर्स कंटेंट में ये दिया है, तो इसका मतलब है इनकी प्रॉपर्टीज हमको स्टडी करनी पड़ेगी। तो प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज क्या हैं, न्यूट्रॉन्स की क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हैं, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड चार्जेस। जी, प्रोटॉन पे चार्जेस क्या हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस क्या हैं, रिलेटिव मास क्या है प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की, वैसे एटम के अंदर हम उसके चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट होगा डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम गिवन प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियर नंबर। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको पता है आप यूं लिखते हो, आप कहते हो सपोज एक्स इज एन एटम, तो यहाँ पे आप उसका एटॉमिक नंबर मेंशन करते हो और यहाँ पे एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अब ये जो प्रोटॉन नंबर है ये एक्चुअली एटॉमिक नंबर है। मैं इसको यूं लिख देता हूं Z से। और ये जो न्यूक्लियन नंबर है ये उसका मास नंबर है एक्चुअली, राइट। तो इससे हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लेंगे कि प्रोटॉन नंबर हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, और जो है मास नंबर यानी न्यूक्लियन नंबर जो है हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट हम शेप्स ऑफ sp-d ऑर्बिटल। जी, एस की शेप कैसी है, पी की कैसी है, पी जो सब शेल है उसके 3 ओरिएंटेशन हो जाती हैं, डी सब शेल की 5 ओरिएंटेशन हो जाती हैं जिनको हम 5 ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो इनकी शेप्स भी हमने देखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। यहाँ पर आप अगर पास पेपर्स देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एक आध एमसीक्यू हर साल वो लाजमी पूछता है। बाकी आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा, सिंपल आर्टिकल है। वैसे तो ये चैप्टर नंबर आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में मौजूद है और सेकंड ईयर के पार्ट चैप्टर नंबर 1 में भी मौजूद है। जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इसी तरह चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में मौजूद है और चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर में मौजूद है। इसकी पीरियोडिक वेरिएशन उससे एमसीक्यू आ जाता है, ये भी हम एक आध एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जी एमसीक्यूज जो है इसमें से कैसे वो पूछता है। फर्स्ट एमसीक्यू मैंने लिखा स्टूडेंट्स, एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है। जी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसका मतलब है नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 प्रोटॉन हैं। चलें, आप यहाँ से ये याद रख लें कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे अगर एटम न्यूट्रल है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब 7 इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी जी। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उससे एमसीक्यू लाजमी पूछ लेता है। पिछले साल ये 2019 में एमसीक्यू आया है नाइट्रोजन से रिलेटेड। सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगी, आपने हाइब्रिडाइजेशन करते हुए भी कई दफ़ा लिखी है। 1s
2s 2px 2py 2pz। पहले तो ये ऑर्बिटल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, 1s 2s 2px 2py 2pz नहीं लिखा। सपोज 2pz होता भी तो उसमें 0 इलेक्ट्रॉन आ जाता, तो ये नहीं। 2px z y नहीं लिखा, 2px है 2py है 2pz तीनों है, 2py है 2pz है 2px नहीं है। तो यहां से हमें लग रहा है क्या ये ऑप्शन, इस ऑप्शन को देख लेते हैं। 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। स्टूडेंट्स x में एक इलेक्ट्रॉन है, एक y में है और एक z में है जी। तो हूर्स रूल भी यही कहता है, हूर्स रूल भी यही कह रहा है कि आपके पास अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो और आपने फिल करने हो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन करके फिल करते हैं। तो बेटा ऑप्शन ये आना था। अब ये क्यों नहीं आना था? सपोज यहाँ पे हम 2pz लिख भी देते, उसमें 0 लिख देते, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो नहीं सकती। इसमें 2 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, उसमें कुछ ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक यहाँ आएगा स्टेबिलिटी के लिए, एटम की स्टेबिलिटी के लिए, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये ऑप्शन आना था। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आप प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, जिसको आप शेल कहते हैं, जिसको आप ऑर्बिट कहते हैं, शेल, ऑर्बिट, और इसको आप प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी कहते हैं, उसमें आ सकते हैं। क्योंकि उससे कम तो फिर सब शेल में, और सब शेल से कम जो है फिर हम ऑर्बिटल में देखते हैं। कौन सा ऑप्शन आएगा? ये तो बहुत ही आसान है, 2n² फार्मूला। आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर में पढ़ा और आपने 9th में भी शायद पढ़ा होगा ये। अच्छा, ये दूसरे ऑप्शंस क्या बताते हैं? ये ऑप्शन जो है वो एक्चुअली आपको किसी भी सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स की तादाद बताएगा। ये फार्मूला आपको किसी भी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताएगा। ये फार्मूला आपको शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा, किसी भी शेल के अंदर। n मीन 1 2 3 और n²। ये फार्मूला आपको शेल के अंदर ऑर्बिटल्स बताएगा, राइट? तो ये ऑप्शन आना था जी। यहां पे आ जाएं आप। Which of the following pair have the same electronic configuration as possessed by neon 10? जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से ये थर्ड एमसीक्यू हम देख रहे हैं। ये लास्ट ईयर्स में आए हैं, 2019 में जस्ट ये आया है, बाकी ये पिछले सालों से है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पेयर्स लिखे हुए हैं, ये 4 पेयर्स हैं। वो क्वेश्चन ये कर रहा है which of the following pair have the same electronic configuration as possessed by neon 10? नियोन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर हमने देखना है किस पेयर में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम, अगर सोडियम न्यूट्रल फॉर्म में होता उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते, +1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल चुका है, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन क्लोरीन में देखेंगे कि क्या उसमें भी 10 है। क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड हुआ, तो 17 + 18 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है ये पेयर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता। इसी तरह स्टूडेंट्स ये 10 इलेक्ट्रॉन रखता है, 13 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, 11 इलेक्ट्रॉन, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। ये 19 होता है पोटाशियम का एटॉमिक नंबर, 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 18 बचे, ये भी 18, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां पर देख लीजिए, यस, सोडियम जो है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, टोटल 10 रहे, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं। फ्लोरीन की बात करेंगे अगर हम, फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 10। तो आप इस पेयर को देखोगे, इस पेयर में दोनों एटम्स के पास जब वो आयंस बन चुके हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आना था, सिंपल था।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको अच्छे से आती है तो आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब शेल्स। ये 2015-14 का है। अब जो है आप ये देख रहे हैं ना, शेप्स ऑफ sp-d ऑर्बिटल, शेप के साथ उसके बाद फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरतीब, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करते हैं सब शेल्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन सब शेल्स के अंदर फिल करने के लिए आपको n+l रूल वहां पे पढ़ना होगा, n+1 रूल। उस n+1 रूल के अकॉर्डिंग आपको सब शेल्स को अरेंज करना होगा, और सब शेल्स को अरेंज करके फिर आपको बड़े आसानी के साथ पता चल जाएगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो कितनी है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। अच्छा, ये मैंने लिखा, तो आपने जो फिलिंग करनी होती है वो कुछ यूं करनी होती है, यूं 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 और यूं। 5s तक, 5s के बाद वाला कोई भी यहाँ पर मुझे सब शेल नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैं यहीं पर आपको स्टॉप करूंगा और मैं आपको यहीं से समझा दूंगा। अगर आप ये देखें 5s ग्रेटर देन 3d, 5s ग्रेटर देन 3d सही है, और ग्रेटर देन 3p सही है, ग्रेटर देन 4s नहीं। ये थोड़ा सा 5s 3d से ज्यादा 4s की सबसे कम बता रहा है, हालांकि 4s जो है वो 3p के बाद में आएगा, यानी 3p से 4s की एनर्जी ज़्यादा है, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 3p की एनर्जी 4s से ज़्यादा है। नहीं, ये नहीं आएगा। मैं इसी को लिखता हूँ यहाँ पर, हमने इसको तरतीब यूँ देनी है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, हाँ जी, और 5s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो ये जो है वो नहीं सही ऑप्शन। ये देखें 3p ग्रेटर देन 3d, 3p ग्रेटर देन 3d गलत है, 3d इज ग्रेटर देन 3p। अच्छा जी, ये तो यहीं से रॉन्ग हो गया। यहाँ देखें 5s ग्रेटर देन 3d, 5s ग्रेटर देन 3d सही है, एंड 4s ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ठीक है, 4s बाद में है सही है, फिर 3p, ये सही है जी, ये ऑप्शन आएगा जी, यानी 5s की सबसे ज्यादा एनर्जी है, हाँ जी, फिर 3d की, हाँ जी, फिर 4s की जी, फिर 3p की, यस। ये भी फिर इसका मतलब रॉन्ग ही होगा, देख लेते हैं वैसे। 3p ग्रेटर देन 3d गलत, पहले ही गलत हो गया। एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा है, इसकी उससे कम है, इसकी उससे कम है, इसकी उससे कम है, इसकी उससे कम है, इसकी, इस एनर्जी की तरतीब को और सब शेल्स में एनर्जी की तरतीब को आप ऑफ बॉब प्रिंसिपल कहते हैं, और आप n+1 रूल से ये फाइंड कर सकते हैं, राइट। मैं आपके सामने कुछ MCQ और रखता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने 2 MCQ आपके सामने लिखे हैं। हम पहला MCQ स्टडी करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स टू द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी हमने एलिमेंट्स को उनके आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड के साथ देखना है कि कौन सी सही अरेंजमेंट है, इसमें करेक्ट अरेंजमेंट देखनी है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे एलिमेंट लिखे हुए हैं सारे के सारे, और ये उन्होंने सेकंड पीरियड में ट्रेंड आपके लिए बताया है जी। सेकंड पीरियड में ट्रेंड आपको थोड़ा याद होना चाहिए। सेकंड पीरियड में ट्रेंड जो है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। आप सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, बेरिलियम की उससे ज्यादा है, होनी तो ये चाहिए बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बेरिलियम से कम है, क्योंकि बोरॉन में इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने p सब शेल से निकालना होता है, जो कि इजी है। इस
की निस्बत, क्योंकि बेरिलियम में आपने S से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। अच्छा जी, उसके बाद कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी उससे ज़्यादा है, नाइट्रोजन की उससे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हमने ये ट्रेंड पढ़ा था कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है नाइट्रोजन से। वजह क्या थी? नाइट्रोजन में पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड था, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ऑक्सीजन में पी ऑर्बिटल में फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ गया था, जिसको निकालना आसान था, इसलिए ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज्यादा है। अच्छा जी, उसके बाद ज्यादा है फ्लोरीन की, और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो नोबेल गैस नियोन की है। ये ट्रेंड आप याद रख लीजिए, ये ट्रेंड आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। इसी तरह आप थर्ड पीरियड का ट्रेंड बनाएंगे, वो भी इसी तरह से बनेगा। इस ट्रेंड को देख के आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है कि नियोन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। पहले आप देखें किस ऑप्शन में नियोन की ज्यादा एनर्जी है, वो सिलेक्ट कर ले। जिसमें कम आएगी नियोन की, किसी से भी कम होगी, तो वो तो पहले ही गया ना। यहाँ पर नियोन की सबसे कम है, तो ये तो हो नहीं ना सकता। ये ज्यादा है नियोन की, इसका मतलब या ये होगा और यहाँ पर या ये होगा, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि नियोन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम उसने बताई हुई है। अब इन दोनों को देख लीजिए आप। मैं पहले इसको देखता हूं। नियोन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, नियोन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन, यस, कार्बन ग्रेटर देन बोरॉन, सो दिस वुड बी द ऑप्शन। हमें पता चल गया। अब ये देख लेते हैं ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा। नियोन ग्रेटर देन कार्बन, नियोन ग्रेटर देन कार्बन, ये सही है, लेकिन कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन नहीं जी, कार्बन स्मॉलर देन नाइट्रोजन। तो ये ऑप्शन इस वजह से नहीं हो सकता, यानी कार्बन ने इधर आना था, नाइट्रोजन ने इधर आना था, तो बेटा ये ऑप्शन आया। इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी आर्टिकल को भी आपने अच्छे से पढ़ना है, खास तौर पे उसके सेकंड पीरियड जो जिसमें से एमसीक्यू है, और थर्ड पीरियड की आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड भी आपको पता होना चाहिए। आप यहीं पे वो लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। लिख लीजिए, लिख लीजिए जी। वो क्या होगा, यहाँ पे लिथियम के साथ होता है सोडियम, लिथियम के बाद बेरिलियम के बाद होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, और फिर आर्गन। देखें आसान है, मैंने उसी की अरेंजमेंट को यहाँ पे लिख दिया है, बस ये थर्ड पीरियड के साथ है। अगर ये अरेंजमेंट रखेंगे तो मेरा ख्याल है एमसीक्यू इसी में से कुछ ना कुछ पूछेगा। हाँ, वो और तरतीब चेंज कर सकता है, वो कह सकता है जी विच ट्रेंड इज करेक्ट, उसमें वो कह सकता है कि कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन, इस तरह करके। तो ये ट्रेंड अगर आपको याद होगा आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, according to the number of electron proton neutron given in the table which one of the following is correct। जी, ये जो मैंने आपसे कहा था ना डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उससे रिलेटेड एमसीक्यू है। वो कहता है जी आप इस टेबल को देख लीजिए, देख लेते हैं। कहता है इस टेबल को देखते हुए आप बताइए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से एक करेक्ट है तो वो कौन सा है। ठीक है, आर्सेनिक, गैलियम, कैल्शियम। आर्सेनिक के बारे में बता रहा है प्रोटॉन इतने हैं, इसमें प्रोटॉन इतने हैं, इसमें प्रोटॉन इतने हैं, इसका मतलब है इनका एटॉमिक नंबर इतना है। आर्सेनिक 33, गैलियम 31, कैल्शियम 20। अच्छा जी, अगर तो आर्सेनिक न्यूट्रल है, यहां पर न्यूट्रल, तो इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अगर बराबर होंगे तो इसका मतलब है आर्सेनिक, गैलियम और कैल्शियम न्यूट्रल होने चाहिए। अब जरा देख लीजिए, इसको देखिए, आर्सेनिक -3 का मतलब जान लीजिए। आर्सेनिक में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो उसके ऊपर चार्ज आएगा -1, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाए -2, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाए -3, राइट। यहां से पता चल रहा है आर्सेनिक में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, कितने
33 में +3 ऐड करो जी, 36 होने चाहिए, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ये हमारे इस टेबल को फॉलो नहीं करता। तो ये तो यहीं से रॉन्ग हो गया। ये देख लेते हैं इसके लिहाज से, वैसे वैसे ये रॉन्ग हो चुका है, हमें पता चल चुका है, वैसे इसके लिहाज से देख लेते हैं। गैलियम+3, गैलियम+3 का मतलब है इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से 3 निकले हुए हैं, एक निकलेगा +1, 2 निकलेंगे +2, 3 निकलेंगे +3, तो 28 जी, ये सही है। गैलियम में से +3 इलेक्ट्रॉन निकले, तो जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तो 3 निकले तो 28 होने चाहिए थे गैलियम के लिए, ठीक है। कैल्शियम न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इसके लिए ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्सेनिक+3, मतलब आर्सेनिक में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से 3 निकले हुए हैं, 31 सॉरी आर्सेनिक 33 प्रोटॉन है, अगर 33 इलेक्ट्रॉन होते तो ये न्यूट्रल होता। अब उसने +3 बोला, तो +3 का मतलब है प्रोटॉन्स के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन्स 3 कम है, तो ये बिल्कुल ठीक है। 33 में से 3 निकलेंगे 30, गैलियम 31 से 3 निकलेंगे 28, ठीक। कैल्शियम 20, हाँ जी, तो ये ऑप्शन आएगा जी बेटा। ये ऑप्शन रॉन्ग हो गए, हम इसको वैसे स्टडी कर लेते हैं, लेकिन ये ऑप्शन इसलिए सही है कि आर्सेनिक में से 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रोटॉन से कम हैं जी, प्रोटॉन के मुकाबले में 3 इलेक्ट्रॉन कम हैं, और गैलियम में भी प्रोटॉन के मुकाबले में 3 इलेक्ट्रॉन कम हैं, और कैल्शियम में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। ये देख लेते हैं, आर्सेनिक ये ठीक है, गैलियम +2 ये ठीक नहीं होगा, यानी यहाँ पर ये पता चल रहा है कि गैलियम में प्रोटॉन के मुकाबले में 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, प्रोटॉन के मुकाबले में 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो ये 29 होना चाहिए था, लेकिन टेबल उसने फिक्स कर दिया कि इतना ही है, तो ये ठीक है। इसको देखिए, ये भी रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि आर्सेनिक से +1 एक इलेक्ट्रॉन निकले, आर्सेनिक में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकले तो उसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 32, यानी जितने प्रोटॉन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम 32, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इस तरह स्टूडेंट्स हमें पता चल गया। देखें, आपको जो एमसीक्यू पूछने हैं ना उसने, वो इसी रिलेटेड इसी तरह के होने हैं, आपने परेशान नहीं होना। अगर आपको ये ट्रेंड्स पता है, जैसे मैंने आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताया, जैसे मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो है वो काउंटिंग चेक करने का आपको तरीका बताया, ये आप आसानी के साथ एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, सिंपल है, और कोर्स कंटेंट भी कम है। इस तरह जैसे मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बताया, आप बुक से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का सेकंड पीरियड का और थर्ड पीरियड का ट्रेंड भी लाजमी देखेंगे, उसमें से भी एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।